तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलोसफी की और कुछ कॉन्स्पिरेसीज की भी। बहुत सारे मिथ हैं दुनिया में जिसको तोड़ने का जिम्मा उठाया था हमारे प्यारे डॉक्टर साहब ने। और इसी बीच में आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1947 के वक्त उस दुनिया में जब बहुत से देश आज़ाद हो रहे थे, तब एक नया देश आज़ाद हुआ था जो कि इनिशियली दुनिया को लगा कुछ कर नहीं पाएगा, मगर जब दुनिया की आंखों में आंखें डाल के उसने सवाल पूछे और दिखाया कि मेरे अंदर भी दम है, तो क्या ऐसा हो सकता है। उसको रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े सुपर पावर्स ने आके उसको गिराना चाहा। उनके सारे साइंटिस्टों को जो उस समय वो क्लेम कर रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सकता है, कि भैया सिर्फ तुम ही नहीं हो जिनके पास ये ताकत है, बल्कि हम भी अपने आप बना सकते हैं पावर, तो क्या उनको मरवाया गया था? और क्या थी ये सच्चाई? कैसे उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हो गई थी अचानक, उनके 13 दिन बाद ही हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर विजन में काम कर रहे थे, डॉक्टर होमी जे बाबा, उनकी भी एक मौत हो जाती है। अचानक से अजीब सी दुर्घटना होती है कि प्लेन के पायलट को पता नहीं चलता कि उसने माउंटेन में जाना है कि नहीं, उसको पार किया है कि नहीं, डायरेक्टली जाके उस माउंटेन से टकरा जाता है। ये कैसी हो सकती है बातें? तो क्या सही में होमी जे बाबा साहब को मारा गया था या क्या नहीं था? तो यही वीडियो उसी के बारे में है। तो डॉक्टर साहब यार, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। और गाइस, ये है हमारा नया एपिसोड और हमारी मिथ बस्टर सीरीज का। यस, हमने पिछली 2 वीडियोस पहले हमने बात की थी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे और उनके जो मास्टरमाइंड थे, जिनकी मौत 1966 में हो गई थी, होमी जे बाबा के बारे में। क्या मरवाया गया था जिनको? Who knows? Yes. यार तू वीडियो खत्म होने के पहले Sorry. कंक्लूजन काहे दे देता है यार? क्यों मैं करता है तू ऐसे हमारे साथ यार? हारमोनियम बजाते थे भाई। इधर उधर निकल जाता हूं मैं। क्यों निकलते हो इधर उधर? यस यस, सॉरी। तबला बजाओ, थोड़ा उधर ही उधर रहो। हाँ, तो होमी जे बाबा की बात चल रही थी और हमने दावा किया था कि यार इसी के ऊपर हम मिथ बस्टर सीरीज बनाएंगे जरूर। बिल्कुल। मगर कौन थे यार होमी जहांगीर बाबा? एक्चुअली थे कौन? तो 30 अक्टूबर 1909 को जन्म हुआ था होर्मुज जी जहांगीर बाबा का, वाह। है ना? और डॉक्टर साहब जब तक है तब तक नामों में मैं कोई दिक्कत नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब सारी भाषाएं बोल सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड यू आर हियर सर। यस प्लीज कैरी ऑन। तो क्या अभी लैंग्वेज चेंज कर? नहीं सर 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 प्लीज। तो हमने पहले भी कहा था पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली से आते थे। काफ़ी उनकी जो फैमिली थी सक्सेसफुल थी, सोसाइटी के एलिट्स में आते थे। उनके जो पिताजी थे जहांगीर बाबा, वो बैरिस्टर थे। उस जमाने में बैरिस्टर वन ऑफ द टॉप प्रोफेशन हुआ करता था। आपने सुना ही होगा कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो एलिट क्लास को बिलोंग करते थे, लगभग सभी बैरिस्टर्स थे। यस, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, फिर पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना वाज आल्सो वेरी वेल नोन बैरिस्टर। यस, है ना? तो बैरिस्टर उस जमाने में एक टॉप प्रोफेशन हुआ करता था। उनकी जो माता श्री थी, वो एक्चुअली ग्रैंड डॉटर थी दिनशा मानिक जी पेटीत की, जो आगे चलकर जिनकी मतलब अगर आप फैमिली ट्रेसेस करेंगे तो इवेंचुअली उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की शादी हुई थी वाडिया से। अच्छा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली उस जमाने के एलिट क्लास को बिलोंग करते थे। अब एलिट क्लास के को बिलोंग करने वाला अगर कोई इंसान रहेगा, वो क्या चाहेगा? यार मेरा बेटा जो है, यार तुम भी आओ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एग्जैक्टली। मतलब इंजीनियर नहीं बनेगा। उनके एक अंकल आप कह लो, थोड़े दूर के रिश्तेदार दोराबजी टाटा जी भी थे। अच्छा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के सर्कल में उनका उठना बैठना चल रहा है। और इन लोग की थोड़ी सी खास बात थी, उनका ये था कि यार इंटेलेक्चुअल लोग जो रहते हैं ना, वो एकदम सोसाइटी के लीडिंग एज पर काम करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उनका वो थोड़ा एलिटिज्म इस कदर आता था कि यार तुम देखो, यार तुम्हारे मामा जी इधर दोराबजी टाटा हैं, तुम्हारी मम्मी के भी दादाजी डिनशॉ जी थे, तो तुम भी यार इन सब में थोड़ा जुड़ो, ये करो। होमी भाभा का दिमाग उस कदर नहीं चलता था। अच्छा भाई, उनका इंटरेस्ट था आर्ट में। मतलब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने उनको 2nd प्राइज दिया था उनकी खुद की एक सेल्फ पोर्ट्रेट में। और उस जमाने में, मतलब इंसान जन्मा है 1909 में, हाँ, 15 साल की उम्र, मतलब बाय द टाइम ही मतलब 1924 के अराउंड वो ऑलरेडी जनरल रिलेटिविटी पढ़ चुके थे। एक चीज देखो, साइंस और कला एक साथ कैसे बिल्कुल खूबसूरत ढंग से एग्जिस्ट कर भाई। सकती है। आइंस्टाइन साहब वो भी क्या वायलिन में जाते थे, और आज आप लोग नहीं समझ पा रहे कि हम भी साइंस जानने वाले एक्टर हैं। So yes, Actors indeed. Yes. तो क्रिएटिविटी और साइंस का भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इसके ऊपर कभी किसी के साथ मिलकर शायद जल्द ही बात करेंगे। जल्दी बात करेंगे। सरप्राइज है, हाँ। मिल जाएगा आपको जल्द। बहुत जल्द।
तो यार एक्साइटेड हो, थोड़ा कंट्रोल मैं भी करते थोड़ा control कर रहा हैं। हूँ। इतनी बड़ी स्माइल हो मेरे कैसे? हमारे मतलब जिन जिन चिल्ला चिल्ला के सब स्कीम बता दे, तो वो बाद में सरप्राइज मत रहने दे। वो वीडियो देख लेंगे आप हैं। हाँ तो आप जो बोल रहे थे कि देखो एक चीज समझ में आती है कि अगर विजन को अगर सही सहारा मिल जाए तो चीजें कितनी अच्छे से बनाई जा सकती है। जैसे आपने टाटा जी के बारे में बात की यस, कि उन्होंने जहांगीर बाबा के विजन में इन्वेस्ट करने की चाहत भी रखी। ये एग्जैक्ट लाइन याद रखना, तो यस हूबहू याद रखना। यस ये वापस आई, हाँ है ना? तो कहानी में आगे बढ़ते हाँ हैं। तो होमी जे भाभा का जो था ना, हाँ 15 साल की उम्र में, जैसे कि आजकल हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, हम्म, तभी उस जमाने में क्योंकि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जाने की भी एक एग्जाम रहता था जिसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। 15 साल की उम्र में बाबा ने वो एग्जाम क्रैक कर लिया था। सोच रहे हो, 15 साल की उम्र में इंडिया जैसे देश से एक बच्चा जो कि एलीट क्लास को बिलोंग करता है, जिसको इन सब चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, 15 साल की उम्र में वो एग्जाम क्रैक कर लेता है। और मुझे 15 साल की उम्र में मेरे इंग्लिश के टीचर ने इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश बोलने पे मारा था। और मुझे 15 साल की उम्र में फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया हाँ, था। अरे, बड़ा वो- सैड दिन था यार। सबके अपने अपने दुख हैं, यस मगर नॉट इन द लाइफ ऑफ होमी जे भाभा, बट एक्चुअली आल्सो इन द लाइफ ऑफ होमी जे भाभा। देखो 15 साल की उम्र उस जमाने में बहुत ही कम रहती थी। एनकरेज नहीं किया जाता था ऐसे स्टूडेंट्स को, या फिर बिना सपोर्ट के उन्हें यूनिवर्सिटीज जाने का मौका नहीं मिलता था। तो अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट हैविंग क्लियर्ड दैट एग्जाम, वो नहीं जा पाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके अब वही है, पिताजी का ऊपर से प्रेशर है कि भाई तुम कुछ करो, तुम आओ, हमारे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं शायद। मगर भाभा ने उनको एक लेटर लिखा था। तो इवेंचुअली क्या हुआ, 1929 में वो इंजीनियरिंग करने कैम्ब्रिज चले गए थे। हाँ हाँ और इंजीनियरिंग करके भाई वापस आना, अब तुम इंजीनियर बन गए हो, कैम्ब्रिज से पढ़े हो, है ना, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, करो काम, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, कुछ करते हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना, वो उसी चीज में सफलता पा सकता है जिसमें उसका वाकई मन लगा हो। वाह मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है बिजनेस करने में, इंडस्ट्री सेटअप करने में, पैसे कमाने में। वाह यार ऑलरेडी काफी सारे इंटेलेक्चुअल स्मार्ट लोग हैं जो इस काम में माहिर हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता नहीं कि उस समय जो साइंस का गोल्डन एज चल रहा था, मतलब उस समय क्या क्या साइंटिस्टों की कैसे साइंटिस्ट निकल के आए थे, मतलब आई गेस वो जो 1900s के बाद का वक्त चालू हुआ है, ये जो इंजन बना दिया गया बाइक में, उसी में शायद किसी ने वो किया होगा। एनीवेज, अगर आपको बाइक की आवाज आई होगी तो Yes. लेकिन उस समय 1900 के बाद उस सन में देखो आप क्या क्या लोग थे, मतलब मैक्स प्लांक से लेकर वहाँ पे नील बोर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जब साइंस का गोल्डन एज चल रहा है, जब साइंटिस्ट सुपरस्टार होते थे। आज भी मैं वो वीडियो देखता हूँ कि जब मैडम क्यूरी को अवार्ड मिल रहा था नोबेल प्राइज, पूरा यार क्या था वो यार, period। मतलब लोग एक्चुअली बहुत ही मस्त टाइम हो गया यार, वो हाँ बहुत जल्दी खत्म हो गया, हाँ। बहुत ही जल्दी कार करके खत्म हो हाँ। गया एक ऐसे झटके यहाँ से। चल रहा है कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो इस समय, तो यार बहुत अलग वक्त में आ गए हम लोग। Anyway, yes. भाई क्या याद हाँ। दिला दिया। एनीवेज, तो ओ हाँ, तो अब उन्होंने अपने पिताजी को इस कदर का लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि देखो मुझे साइंस करनी है, इंजीनियरिंग हो गई है, अब मैं जाऊंगा फिजिक्स में, मुझे फिजिक्स से हो गया है प्यार, मैं इसी में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट से, इस नॉलेज से प्यार है। खैर रिलक्टेंटली उनके पिताजी मान जाते हैं और फिर वो फिजिक्स में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं 1930s के ऑनवर्ड्स। अब मैं आपको बस इतना बता दूंगा, बाकी आप खुद गेस कर लेना कि किन साइंटिस्टों के साथ उनका उठना बैठना रहा था कैम्ब्रिज में। आज नोट्स लेके आए डॉक्टर, है ना, वुल्फगैंग पाउली, आहा, है ना, पूरी वीडियोस बन रखी है इसके ऊपर। यस, रैल्फ फाउलर और एनरिको फर्मी। बाय द वे, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और अभी अभी ये नाम सुन रहे हैं, हम ऑलरेडी इन साइंटिस्टों के बारे में बात कर चुके हैं, और जो पुराने हैं ये तीनों नाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। तो आप देख रहे हो, किस्मत से या फिर इंटरेस्ट की वजह से या जो भी आप कह लो, बाबा जी एकदम मतलब एकदम जो फ्रंट लाइंस है ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, एग्जैक्टली उन लोगों के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि उस समय तक जिन्होंने ये दावा किया था, जिन्होंने बताया था कि एनर्जी और मास एक चीज है, उनको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लगता था कभी एटॉमिक बॉम्ब बन नहीं सकता, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस थ्योरी को कागजों से निकाल कर प्रैक्टिकल दुनिया में लेके आए, और बाय डिफॉल्ट वो पहले लोग थे जो वहां तक जा रहे थे, और Yes. उन्हीं के साथ बाबा जी थे। कितना बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं कि वो उस मतलब उसी वक्त उसी जगह पर उन लोगों के साथ मौजूद थे, उनके साथ काम कर रहे थे। कई सारे इन्हीं के रिसर्च पेपर्स में होमी जहांगीर भाभा का भी नाम आता है। इनफैक्ट उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में लगभग 50 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं।
जिनके लिए वो नॉमिनेट भी हुए थे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए 3 बार। 3 बार। बट खैर इसके बारे में यानी हम कि और इस बात बात को करेंगे। पॉइंट नोट करने वाली बात है कि होमी जहांगीर भाभा जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियर फिजिसिस्ट नहीं थे। आप समझ सकते हो, इस बात को नोट रखना कि वो थे जिन्होंने उस फाउंडिंग मेंबर के साथ चीजें करी और रिसर्च में इतने आगे थे। यस, कोई आम इंसान नहीं थे वो, कोई आम फिजिसिस्ट नहीं थे, कोई साइंटिस्ट नहीं, आम नहीं थे वो, बहुत बिल्कुल अलग भी थे। नहीं। यस। और अभी तो और आपको पता चलेगा कि कितने एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजनरी लीडर और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी थे। एक वेब सीरीज आ गई, वो देखना, मैं भी देख ही रहा हूँ आजकल, रॉकेट बॉयज करके, उसमें Yes. उनकी बातें हैं। यस। अब क्या होता है दोस्तों कि 1935 में उन्होंने काम किया था कॉस्मिक रेस पर, पॉजिट्रॉन्स के ऊपर और स्कैटरिंग पर। तो जिसे आज हम भाभा स्कैटरिंग कहते हैं, और उस पर उन्होंने पीएचडी की और उन्हें पीएचडी मिल गई थी। अब जो है 1939 आ जाता है, इत्तेफाक से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और इत्तेफाक से वो इंडिया वापस लौट आते हैं, क्योंकि भाई घर वाले घबराएंगे कि भाई आ जाओ, आ गए। इत्तेफाक से वहां पे भी सारे हॉर्मुज क्लोज हो जाते हैं, वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता शिप को। तो हॉर्मुज जी जहांगीर भाभा ही नहीं जा पाते। हाँ, तो वैसा है। तो अब ये सब चल रहा है। एक्चुअली ना होमी भाभा नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में रहें। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो मतलब क्या होता है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है या ये नहीं है, इस कदर के एनवायरनमेंट में वो रहकर आए थे जहां जिस सब्जेक्ट से उन्हें प्यार है, जिस चीज में उनकी वाकई दिलचस्पी, उन्हें कितने ओपनली, कितनी क्वालिटी के साथ एक जगह पे रिसर्च चल रही है, और वहीं यहाँ पर अलग गरीबी है, यहाँ पर अलग इश्यूज हैं, आंदोलन चल रहा है। और शायद उनको ये लगता था कि यहाँ पर इंडिया में उस समय उस तरह से लोग सोच नहीं रहे हैं साइंस को लेकर। इन्वायरमेंट उनको लगता था, आई गेस। हाँ, लगता था, इसलिए बोला मैंने। काइंड ऑफ सही और काइंड हाँ, ऑफ गलत। हाँ। जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें बचपन में भी वो आर्ट्स में भी इंटरेस्टेड थे, वो गार्डनिंग करते थे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में उनकी जर्नल्स है भाई, उन्होंने लिख रखी है अपनी गार्डनिंग नोट्स वगैरह। घर में पैसा हो तो आदमी क्या क्या नहीं कर सकता भाई, सॉरी। नहीं मतलब ठीक है, बट हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता है। वो वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे उस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ पर भी, जब मुंबई में थे, बॉम्बे नाम था उसका उस जमाने में, तो वो आर्ट एग्जीबिशंस अटेंड करते थे, कई कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे जहाँ इंडियन कल्चर की बातें होती थी। वहाँ वो कई सारे लोगों से मिलते थे, जैसे कि विक्रम साराभाई, अगर आपने नाम सुना होगा, उनकी मुलाकात भी लगभग इसी दौरान हुई थी। तो जब ऐसे लोगों से उनका उठना बैठना होना शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि यार इस देश में ना सुविधा नहीं है, काबिलियत, मगर काबिलियत है। बाय द वे, सबसे पहले जो इंसान थे जिससे होमी भाभा मतलब हाईली इंस्पायर हो गए थे, वो सीवी रमन साहब थे। उनके Yes. ऊपर भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। इनफैक्ट तो- सीवी रमन ने कहीं पर उनको इंट्रोड्यूस करते हुए कहा भी था कि यार ये जो है ना, ही होमी भाभा हाँ। इज अ मॉडर्न डे लियोनार्डो डा विंची। वाह यार, समझ क्या रहे हो, बात इतना बड़ा आदमी उन्हें लियोनार्डो डा विंची का दर्जा दे रहा है। इस सारे में एक्सेल कर रहे थे ना होमी भाभा। बिल्कुल। यस। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। अगर मुझे सही फंडिंग मिल जाए, अगर मैं ऐसा एनवायरनमेंट बना सकूं, यहाँ के जो लोग हैं जो कि उतना अच्छा काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं, अगर उन्हें वो दे दिया जाए तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ। और मेरा कल्याण तो होगा ही, मगर अगर मेरे साथ मैं कुछ एक कल्चर बना पाऊं तो शायद ये इससे बड़ी बात या इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है कि मेरे बाद मेरी लेगेसी जो है वो ये रहेगी। वाह। और वो लग जाते हैं काम पे। क्या मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि उनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स है। गए वो JRD टाटा के पास, उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पास है पैसा, मेरे पास है दिमाग, हम लिखते हैं ऐसा प्रपोजल, अनडिनाइबल एक प्रपोजल लिखते हैं। टाटा एंड सन्स जो उनका जो ट्रस्ट था, उन्हें लिखते हैं, और TIFR ना, और इवेंचुअली हाँ, उस ट्रस्ट ने उन्हें पैसा भी दिया उनके प्रपोजल के बेसिस पर। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना। अब फटाफट मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम वैसे वीडियो में कर चुके हैं। TIFR बना 1945 में टाटा JRD टाटा की हेल्प की वजह से। फिर बाद में 1948 पे इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है। ध्यान रखिएगा, 1947 में आज़ादी, हद गरीबी, दुनिया सोच रही है कि कुछ नहीं होगा, और ये इंसान अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अलॉन्ग विद JRD टाटा कह रहा है भाई इंडियन एटॉमिक कमीशन बनाएंगे, और बना। फिर धीरे धीरे मैंने लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊं, बहुत सारे टर्म्स थे। तो 1948 में वो बना। 1950 में ट्रॉम्बे की एक फैसिलिटी बनती है जो आगे चल के BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनता है ना। 1955 में होता है एक कमाल का चीज, जेनीवा में एक पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। यस। ठीक है। अब क्या है ना दोस्तों, हमने ये अपने एटॉमिक बॉम्ब की सीरीज में भी कवर किया था कि कैसे ओपेनहाइमर आफ्टर जो ब्लास्ट हुए थे, पूरे उन्होंने
पूरा अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए, जो भी करने के लिए कहते कि यार हमें दुनिया को एक पीसफुल दुनिया बनानी है। इसके बाद मुश्किल काम है, सब डर भी गए थे, आयरनी, यस, सब डर भी गए हाँ। थे कि यार इतना डिस्ट्रक्शन अगर हर किसी के हाथ में आ गया तो मुश्किल होगा। साथ ही साथ ये भी एस्टैब्लिश हो चुका था कि आप किसी को रोक नहीं पाओगे दोस्त, तो क्या करें। तो जिनीवा में ये कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां पे इतने सटीक तरीके से भाभा जी ने ऐसी ऐसी बातें कही थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि नो एनर्जी इज एज कॉस्टली एज नो एनर्जी। समझ आई ये बात? इंग्लिश की टांग थोड़ी टूटी है मेरी। अर्थात उनका मतलब ये था कि किसी भी प्रकार की एनर्जी की कीमत उतनी नहीं है जितनी एनर्जी के ना होने की कीमत एक देश चुकाएगा। वाह। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली लोगों को इस कदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई आप मत जाओ इन सब चीजों में, कुछ लीडर्स हैं वो लोग ये सब कर लेंगे, आपको सप्लाई मिल जाएगा। मगर भाभा ने अच्छी अच्छी चीजें की। उन्होंने कहा कि देखिए जो गरीब देश हैं जिनके पास सिर्फ फॉसिल फ्यूल है या यही सब के रिजर्व्स नहीं है, उनके पास एनर्जी का क्या ऑप्शन है? उनके पास तो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी है, और न्यूक्लियर एनर्जी सभी देशों का फ्यूचर है। तो साइंस से तुम डिस्ट्रक्शन की तरफ से जा सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत वे में किया जा सकता है। Yes, कम और एनर्जी में, मतलब कम चीजों में, कम मास में, कम मटेरियल इस्तेमाल करके हम कितनी ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। जैसे हमने बात कर ली ना स्टेज 2 ऑफ न्यूक्लियर पावर हमारे इंडिया की, कि हम अगर जैसे स्टेज 3 में पहुंचेंगे तो हजारों सालों के लिए हमारे पास देश रोशन रहेगा पूरा का पूरा। थोरियम वाली बात हुई थी। यस, थोरियम रिएक्टर वीडियो देख सकते हैं आप। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि यार हर एक देश का राइट है न्यूक्लियर एनर्जी, आप डिनाई नहीं कर सकते किसी को। ये किसी को भी ये मना कर देना कि यार हम जो है हमने ये अचीव कर लिया, इसका यार एक साइड इफेक्ट है जो बहुत खतरनाक है कि आप बॉम्ब बना सकते हो, यार तुम सब मत करो। नहीं, हर देश का राइट है कि वो साइंस में एक्सेलेंस को परसू करे, न्यूक्लियर फिजन अचीव करे, अपने लिए पावर एक्वायर करे। बिल्कुल, है ना? तो इस कदर उन्होंने इंडिया को किस कदर पोजीशन किया आप देखिए कि सबसे पहले इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में एक लीडिंग वॉइस की तरह उभरता हुआ दिखा। जो देश अभी अभी आजाद हुआ है उसको जो दुनिया सीरियस नहीं ले रही है, यस, वो आगे आ रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि यार इंडिया तो एनर्जी की बात कर रहा है, इंडिया ने बॉम्ब का मेंशन ही नहीं किया। बिल्कुल, इंडिया तो ये कह रहा है कि यार एनर्जी तो सबका राइट है ना, बिल्कुल, गरीबों का भी राइट है, अमीरों का भी राइट है, एनर्जी सबका राइट है। इंडिया ने वेपन्स का एक ये नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, भरोसा बढ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि यार अगर हम इंडिया को सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, ये लोग वेपन्स नहीं बनाएंगे, है ना? तो इसके रहते जब ट्रॉम्बे में फैसिलिटी बनी तो हमारा पहला रिएक्टर क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है जिसका नाम था अप्सरा, जो कि ट्रॉम्बे जो आज BARC है, वहां पर 1956 में हमारा पहला इंडिजिनस रिएक्टर बना। तो इंटरनेशनली तो वो वाह वाह कर ही रहे, साथ ही साथ उन्होंने ये दिखा दिया कि इंडिजिनसली इंडिया जैसा गरीब देश भी एक रिएक्टर बना सकता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्योंकि 1955 में इस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने इस कदर इंडिया को पोजीशन किया था, 1958 में इंडिया अलॉन्ग विद कनाडा एंड अमेरिका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ एक साइरस नाम का रिएक्टर बनाता है। कनाडा इंडिया रिएक्टर, और जिसमें यूएस सप्लाई कर रहा था हैवी वाटर। यस, उसका नाम इसलिए पड़ा उसका। सो CIRUS, है ना? तो वो रिएक्टर बना जो कि प्लूटोनियम बनाता था, है ना? मैं यार समझा एक बात बता दो, हाँ। मैं जब पढ़ रहा था ना ये, तो हमने पिछले वीडियो में फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स की बात की थी कि जहाँ पर बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम बन रहा है। ये क्या फास्ट ब्रीडर तभी था? फास्ट ब्रीडर तो सेकंड स्टेज में आता है। नॉर्मली जो इनिशियली जो हमारे पास एनर्जी हम बनाते हैं वो यूरेनियम से बनाते हैं। तो यूरेनियम मोस्टली अगर आप पढ़ेंगे भी तो यूरेनियम 238 जो है दुनिया ब्रह्मांड में 99.3% तक मिलता है। U-235 0.7% पे आता है, इतना मैंने जब पढ़ा है, अब डेटा कर सकते हैं। तो जब हम वो रिएक्टर बनाते हैं एनर्जी निकालने के लिए, तो बेसिकली U-238 बहुत पड़ा है ना अंदर, मतलब रिएक्टर के अंदर। तो जब फिजन होता है, एटम्स टूटते हैं U-235 के, तो वो न्यूट्रॉन टकराते हैं U-238 से, तो U-239 बनता है। उसमें 2-3 रिएक्शन और होते हैं, मतलब रेडिएशन हो गया, तो वो बन जाता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 उसका बाय प्रोडक्ट बनता है। तो वो बाय प्रोडक्ट को हम वेस्ट नहीं कर सकते। प्लूटोनियम से हम एटॉमिक बॉम्ब बना भी सकते हैं। मतलब वो हमने उस वाले वीडियो में बात करी कि प्लूटोनियम कैसे स्टेज 2 में इस्तेमाल होता है, फिर स्टेज 3 में कैसे थ्योरियम आएगा, वो सबने वीडियो में बात कर लिया है, थंबनेल दिख जाएगा आपको। तो प्लूटोनियम जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है इस रिएक्टर से, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको पहले ठंडा करते हैं, जो भी बाद में बहुत सारी चीजें होती है, उसको अलग करना होता है। प्लूटोनियम 239 को U-239 से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, निकालते हैं, लेकिन प्लूटोनियम हमको इजीली मिल सकता है। तो प्लूटोनियम वहां से बात आती है कि बाय प्रोडक्ट में मिल रहा था वो रिएक्टर से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि भाई 1945 में TIFR बना, ठीक है? 1958 तक हमारे पास 2 रिएक्टर्स हो गए थे, एक साइरस आ गया है CIRUS, और एक हमारे पास अपना अप्सरा तो था ही।
नाम फिर बहुत अच्छा है यार- यार अप्सरा। बहुत सही, बहुत मस्त। मगर यार क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोचा था पढ़ते हुए कि जब हमने इतना कुछ इतनी जल्दी आजादी के बाद अचीव कर लिया, हाँ, ऐसा हुआ क्या कि इतना समय लग गया हमको एक न्यूक्लियर पावर बनने में? तो अब आते हैं हम हमारे वीडियो के पार्ट 2 पर। हाँ, 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन बेरूत से टेक ऑफ करता है, जा रहा रहता है जेनीवा, ठीक है। और वो फ्लाइट बाय द वे शुरू हुई थी बॉम्बे से, गई दिल्ली, दिल्ली से बेरूत, बेरूत से जेनीवा और फिर इवेंचुअली लंदन जाने वाली थी, ठीक है। अब ये फ्लाइट जो है जेनीवा के जस्ट पहले आता है एक मॉन्ट ब्लांक, ठीक है। जो लोग ने ये देखा होगा क्या कहते हैं लेटेंट, उसमें दीपक कलाबी कहते हैं मोब्ला, माब्ला, हाँ मोब्ला, तो दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन। मगर मॉन्ट ब्लैंक का एक पेन भी आता था। हाँ, तो हाँ, बेसिकली ये चोटी है, एल्प्स जो एक माउंटेन रेंज है जो कि स्विट्जरलैंड और यूरोप में है, उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको मॉन्ट ब्लांक का नाम ये रहता है चोटी, हाँ, है ना। तो वो चोटी से वो टकरा जाता है। हाँ। और ये हमें के बाद में रिपोर्ट्स मिलते हैं कि जो जो एयर कंट्रोलिंग रूम होते हैं उन्होंने सिग्नल दिया था, पता नहीं कैसे, खैर उसको तो हम आगे बताएंगे, लेकिन पायलट को लगता है कि वो माउंट ब्लैंक को पार कर चुका है और इसलिए वो डिसेंड करने लग जाता है। यस, एयर कंट्रोल रूम बोलते हैं कि तुम अभी माउंट ब्लैंक को पार नहीं किए हो, और पायलट बोलता है रॉजर, यस, कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ आपने बताया। लेकिन जब उसको पता था पायलट को, फिर भी वो डिसेंड करता है और टकरा जाता है उस चोटी से, मगर और मलबा नहीं मिलता है इंटरेस्टिंग कुछ बात सही से। ये है कि उसी फ्लाइट में बैठे थे होमी जहांगीर भाभा। 1966 में होमी जहांगीर भाभा की हो जाती है डेथ, और इससे एक बहुत बड़ा ब्लो पड़ता है हमारे पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। क्योंकि आप देखिए जिन्होंने जो वॉर भी फॉलो कर रहे हैं उसमें अमेरिका ने सबसे पहले क्या करा, अमेरिका ने टारगेट किया किसको, सीधा आयतुल्ला को, ठीक है। उसके पहले उनके जो बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको, साइंटिस्ट थे, सारे बड़े बड़े न्यूक्लियर रिसर्चर साइंटिस्ट को मरवाया गया, मार दिया गया। तो जब भी सेंट्रल लीडरशिप अफेक्ट होती है तो क्या रहता है, आपके आजू बाजू के जो लोग हैं जो यहाँ से आदेश के लिए डिपेंड करते थे या प्रेरणा के लिए डिपेंड करते थे, अब उनके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। और साथ ही साथ एक बात आपने एक बात नहीं बताई, वो उस प्लेन से पहले सिर्फ 13 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी, जो कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी अचानक से ताशकंद में बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक डेथ हो जाती है। 13 दिन के अंदर लीडर और साइंटिस्ट, लीडिंग साइंटिस्ट, वो दोनों ही गुजर जाते हैं, एक्सीडेंटली क्लेम किया जाता है। यस, अब ऑफिशियल कॉज इस क्रैश का ये बताया जाता है, जैसा कि सुफियान बता रहा था कि देखिए हमने पहले भी शायद एक वीडियो में कवर किया था कि किस तरह हमारा एकदम कम्युनिकेशन परफेक्ट रहता है। पॉइंट्स रहते हैं एयरक्राफ्ट के जहाँ पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे बात करेगा, अलग अलग रेडार के स्टेशन रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो कम्युनिकेशंस के थ्रू हमें पता चलता है कि भाई रेडार ने आपको इधर पकड़ लिया है, आप कौन से हो, प्लेन आइडेंटिफाई करता है, भाई हमें एयर इंडिया फ्लाइट 101 जिसपे वो सवार थे, और फिर वो उन्हें डायरेक्शन देगा कि भाई देखो। अब एक मजेदार बात ये है कि जिनीवा के बहुत पास आता है मॉन्ट ब्लांक, ठीक है। प्लेन्स जो है मेरे ख्याल से 1960s में ऑलरेडी हम काफी ऊंचा उड़ रहे थे, अराउंड 10,000 मीटर्स की हाइट पर प्लेन्स उड़ते थे। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है 8,868 मीटर्स पे, अच्छा 48 या 68 मैं भूल रहा हूँ। तो उससे ऊपर ट्रैवल करने का हमारा प्लान था। अगर आपको लैंड करना है तो ये नहीं कि आप अभी 10,000 से सीधा ग्राउंड पे आ जाओगे विद इन मिनट्स, बिल्कुल, इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, हमें धीरे 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 लेवल आना पड़ता है। अब मॉन्ट ब्लांक जो है वो अराउंड 5,000 कुछ ऑड मीटर्स की हाइट पर है वो, है ना। अगर आप डिसेंड कर रहे हो और वहां पर एक पहाड़ है, तो वो इकलौता एक पहाड़ नहीं है, पूरी माउंटेन रेंज है। आपको उसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा, जब आजू बाजू रेंज नहीं रहेंगी फिर आप वापस से अपना डिसेंट रिज्यूम कर सकते हैं। ये हर जगह होता है जहां भी माउंटेनियस रीजन्स हैं। इसलिए नेपाल में भी जो क्रैश हुआ था उसके पीछे भी कारण ये बताया जाता है कि नेपाल में एक्चुअली बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है ना। तो माउंटेनियस रीजन्स में ये एक दिक्कत आती है कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप पार हो गए हो नहीं हो गए हो। कम्युनिकेशंस में ये बताया गया था कि भाई आप मॉन्ट ब्लांक कर चुके हो पार, इसका मतलब क्या है, अब प्लेन नीचे आ सकता है। नहीं 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 नहीं, जितना मैंने पढ़ा है ये कंफर्म करियो, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा है उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि आपने पार नहीं करी है। अच्छा, फिर भी
क्या बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, खैर उसको हम वीडियो के आगे बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये था कि पायलट को लगा कि वो पार कर गया, इसलिए वो डिसेंड करने लगा। फिर एयर कंट्रोल ने बोला कि आप पार नहीं किए हो, और उसमें पायलट ने उसको बोला है कि हाँ अच्छा मैं पार नहीं किया, एक्नॉलेज किया है। रॉजर एक टेलीकम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट का टर्म रहता तो है कि फिर हाँ, कैसे I heard you। तो फिर कैसे टकराया? अब इससे पहले मैं थोड़ी कहानी में आगे बढ़ने से थोड़ा पीछे आते हैं 1964 में, जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमने बात कर ली है वीडियो के अंदर कि 1964 में चाइना ने एटॉमिक पावर टेस्ट कर लिया था, एटॉमिक बॉम्ब बन गया था, उन्होंने बना लिया था। अब 1964 में उन्होंने बना दिया। अब इंडिया के बारे में मैंने आपको बोला कि प्लूटोनियम एक जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा था साइरस इन सबसे रिएक्टर से मिलता था। दो चीजें होती है, थोड़ा साइंटिफिक में आते हैं कहानी से पहले, कि दो बम बन सकते हैं। हमने जो हमारे हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था तो उसमें से एक एटॉमिक बॉम्ब U-235 का था, एक प्लूटोनियम बॉम्ब था। फैट मैन था प्लूटोनियम का। ओके। अब दोनों के डिजाइन में बहुत अंतर आता है। यूरेनियम 235 का डिजाइन कंपैरेटिवली इजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचुरली फिसाइल है। फिसाइल नहीं, दोनों ही है फिसाइल में। अंतर क्या है ना कि यार अगर आपको एक्सप्लोजन तक ले जाना है तो आपको उसको सुपर क्रिटिकल मास अचीव करवाना पड़ता है। राइट। यूरेनियम 235 बहुत डिटेल में जाएंगे। यूरेनियम 235 एक ऐसा बाय डिफॉल्ट मटेरियल ऐसा है कि जब उसको आप आराम से स्लोली जब आप बम बनाते हो तो स्लोली इसको आप अलाइन कर सकते हो, एक सिमेट्री में ला सकते हो। एक सिमेट्री में लाना पड़ता है ताकि चेन रिएक्शन चालू हो जाए। आप स्लोली इसको ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, और फिर एक बार पे काइंड ऑफ गन की तरह काम कर सकता है। एक आपने उसके अंदर न्यूट्रॉन फेंका, चेन रिएक्शन चालू होगा, फट जाएगा। प्लूटोनियम के साथ दिक्कत क्या आती है कि प्लूटोनियम को अगर आप स्लोली लेके आओगे डिजाइन के अंदर तो बाय डिफॉल्ट प्लूटोनियम में रिएक्शन वैसे उस वे में काम नहीं करते। टेक्निकल ज्यादा नहीं जा रहा, वो पूरा मटेरियल खराब हो सकता है, एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता। उसको आपको बहुत जल्दी सही शेप, इसलिए प्लूटोनियम बम में इंप्लोजन होता है। उसको फाड़ने के लिए पहले अंदर प्लूटोनियम को एक साथ दबाया जाता है, फिर फटता है वो। दोनों के डिजाइन में बहुत अंतर है। तो प्लूटोनियम बम जब बनाया होता है उसका डिजाइन बहुत मुश्किल होता है। इंडिया के पास प्लूटोनियम बहुत सारा पड़ा था, हमारे पास U-235 नहीं था। प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट था जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब बना सकते थे। और होमी भाभा साहब ने कहा था हमारे पास प्लूटोनियम पड़ा है, हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास क्षमता है। इसलिए हम 18 महीने के अंदर, जब चाइना ने कर दिया था टेस्ट कि हम 18 महीने के अंदर एटॉमिक बॉम्ब बना देंगे। आपको समझना पड़ेगा दुनिया ने हमको एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन नहीं दिए थे, लेकिन भाभा कह रहे थे कि ये जो हम बना देंगे। ये जो बाकी चीजें ना कि हम केमिकल रिएक्शन से हम प्लूटोनियम निकालना, उस डिजाइन को स्टेबल करना, डिजाइन को सही वे में लेके आना, ये सारी है टेक्निकल बात है। इंडिया में कैपेबिलिटी है, साइंटिस्ट बहुत दिमाग वाले हैं, हम इन सबको पार करके 18 महीने के अंदर बना देंगे। ये क्लेम वो कर चुके थे 64 में, 65 हाँ 65 में कर चुके थे। मतलब हम बस हमें पॉलिटिकल, हमें अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए तो वी विल हेड टुवर्ड दिस डायरेक्शन। यस। और इंडिया किसके करीब है? चाइना, USSR, मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर। हाँ। और हम बात कर चुके हैं, ये वक्त चल रहा है कोल्ड वॉर का। तो एक कंट्री जो देख रही है कि एक और कंट्री जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में है लेकिन जो इतनी फास्ट डेवलप कर रही है, वो बोल रही है कि हम एटॉमिक बम बना देंगे। जो करीब है USSR के, जो कि इनका है दुश्मन, इस कंट्री को अभी बनने नहीं देना है। ये पॉइंट बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डिस्कशन के लिए। तो कोल्ड वॉर क्या है ना, कोल्ड वॉर बेसिकली, कोल्ड वॉर जिन्हें नहीं पता, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद दो इमर्जिंग पावर्स थी, रशिया अमेरिका, उन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चला था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं करते थे। मगर एक दूसरे के बीच उंगली करते रहते थे, इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते रहते थे। नैरेटिव वॉर भी था ये, क्योंकि क्या था, अमेरिकन बिलीव करते थे कैपिटलिज्म में, और रशिया जो था एक कम्युनिस्ट पावर था। तो वो चाहते नहीं थे कि यार अगर नैरेटिव, अगर हमारी आइडियोलॉजी हार जाएगी तो हम वर्ल्ड पे डोमिनेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कौन कम्युनिस्ट है भाई? हमारा पड़ोसी चाइना। 1964 में जब चाइना ने रशिया की हेल्प के थ्रू अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो एक्चुअली 2-3 चीजें और हुई थी इसके पहले। नेहरू जो थे ना, नेहरू थोड़े से कंजर्वेटिव थे और थोड़े आइडियलिस्टिक भी थे। हम कई बार इस बारे में बात कर चुके कि वो नहीं चाहते थे कि यार हम ये सब करें, कि हम बॉम्ब बनाएं, इसलिए वो कभी किसी के साथ अलाइन भी नहीं करते थे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि जब एटॉमिक एनर्जी को लेकर कोई ट्रीटी साइन कर रही थी तो इंडिया इन्वॉल्व जरूर था, मगर इंडिया ने साइन नहीं की थी। अरे ऐसे थोड़ी ना भाई, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की। पिछली वीडियो में कोई बुरा मान गया था कि तुमने नेहरू को इतना, आपने नेहरू जी के लिए सपोर्ट में बोला। सपोर्ट में नहीं बोले, जो जिसका श्रेय उसको देते हैं। उन्होंने 19 जब हमारे आजाद हो गए थे तो सही में TIFR के लिए पूरे के 99% तक फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी उस समय, इसलिए वो बोला गया था। और ये कोई पॉलिटिकल वीडियोस नहीं है भाई, ये हम जो जिसका श्रेय वही दे रहे थे। कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने कहा, नैरेटिव वॉर वगैरह ये सब चल रहा है।
अब क्या होता है कि नेहरू जी के आइडियलिज्म को पहला धक्का लगता है 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है। वो शायद वो नारा तभी निकला था कि हिंदी हिंदी चीनी भाई भाई। बहुत झटके में आ गया भैया, दुनिया Yes. हरामजादी है। हाँ, ऐसे हो गया भाई वो। मतलब क्यों हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली नेहरू को ये लग रहा था कि काफी सारे कल्चरल कॉमनैलिटीज भी हैं, है ना। हमने चाइना का सिक्योरिटी काउंसिल में घुसना सपोर्ट किया था, तो शायद डिप्लोमेटिक तरीके से भी चाइना हमें क्रॉस नहीं करेगा, मगर चाइना ने कर दिया। एक शेर याद आता है मुझे इस पे कि जब तक दुनिया को मुझसे मतलब है तभी तक मुझको पूछा जा रहा है, जमाने पे भरोसा करने वालों भरोसे का जमाना जा रहा है। तो उस टाइप का है ये। तो अब ऐसा जब उन्हें धचका लगा तो थोड़ा आइडियोलॉजिकली भी नेहरू जी को समझ आ गया था कि यार देखो, खत्म करो ये, ठीक है। मैं जिस तरह की दुनिया चाह रहा हूँ, अगर दुनिया ही वैसी नहीं है, हाँ। हमें अपनी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी चेंज। हाँ। मगर भाभा ऑलरेडी एक स्टेप अहेड थे, है ना। उन्होंने ऑलरेडी साइरस रिएक्टर के थ्रू हम प्लूटोनियम बन रहा था, प्लूटोनियम आ रहा था हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। तो 1964 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो पूरी पॉलिटिकल फैब्रिक हमारी हिल गई है, क्योंकि क्या है, हमारा ऑलरेडी एक वॉर एक फ्रंट पे चल रहा है आजादी के टाइम से, वो है पाकिस्तान के साथ। हाँ। एक फ्रंट आप संभाल लोगे। अब उस समय पाकिस्तान दो हिस्से में था, पाकिस्तान इधर पे भी है, ईस्ट पाकिस्तान भी है एक, और साथ ही साथ अब साला हमारा एक और नेबर जो हम पे एक बार अटैक कर चुका है वो न्यूक्लियर पावर बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी को समझ आ गया था कि यार अब जो है हम बैठे बैठे तमाशा देख नहीं सकते दोस्त, है ना। वो गए एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास, उन्होंने कहा कि बॉस मुझे बताओ क्या है। होमी भाभा रेडी, सर ये प्लान के हिसाब से ये चीजें हमारे पास हैं, प्लूटोनियम रखा पड़ा है, हम प्लूटोनियम बम बना और दुनिया अगर हमको नकार भी देगी तब भी जो प्लूटोनियम बम बनाने के जो हमें जो डेवलपमेंट चाहिए वो इंडिया खुद कर देगा, इस ताकत तक हम ला देंगे। इंडिजिनस हाँ। थी हमारा पहला रिएक्टर हाँ। अप्सरा, हमने खुद बनाया था, बाहर किसी की हेल्प नहीं ली थी, है ना। काबिलियत बहुत है यार अपने देश में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा 11 जनवरी 1966 ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीसफुल टॉक्स हो रहे थे। मिस्टीरियसली लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। उसमें एक पॉइंट मैं ये करता हूँ कि शास्त्री जी को ऑलरेडी एक दो बार हार्ट अटैक आ चुके थे। उनकी जो डेथ हुई वो भी हार्ट अटैक से हुई, ताकि किसी को शक ना हो कि आ रखा था हार्ट अटैक। और 13 दिन बाद हाँ। 24 जनवरी 1966 होमी जे भाभा डेड। अब देखिए, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इन सब में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कोई भी कंट्री इंडिया को इस कदर टारगेट कर रही थी। सिवाय एक किताब के। हाँ, कौन सी किताब थी? कन्वर्सेशन विद द क्रो, जिसमें बात होती है, जिसका राइटर ये क्लेम करता है कि भैया हमारी जो CIA एजेंट, नाम बताइए, रॉबर्ट क्राउली, उन्होंने बोला था कि हमने ये दोनों हमने ही मरवाए ताकि इंडिया उस दिशा में आगे ना जा सके, इंडिया वो पावर ना बन सके जो कि USSR के करीब है, और वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो हम दुनिया में अपना वर्चस्व खो देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इनको रास्ते से हटा देना। डैम इट। जो लग भी रहा है, आई गेस लग तो सकता ही है, मगर देखिए आजकल एक टर्म है जो यहाँ पर अप्लाई करता है, और जब भी उस किताब की बात की जाती है उनके ऑथर से या फिर गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट एक सीधी सी बात कहती है, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, दिस इज फेक न्यूज़, वी डोंट बिलीव इन इट, ओके यू हैव टू वेरीफाई योर सोर्सेस। लेट मी आस्क यू वन थिंग। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जिनकी डेथ हुई थी, मतलब जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ रखे हैं, उनकी डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है, किसी को शक ना हो, एक प्लेन जा रहा है जो माउंट ब्लैंक पे टकराता है, वैसे बोला गया किताब में कि उसमें बम फटता है प्लेन के अंदर, एक ऐसी माउंटेन रेंज में गिरता है जिससे सही से उसका मलबा नहीं मिलता। आज भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि उसका वो ब्लैक बॉक्स मिला है कि नहीं। कैच नंबर 1, ये हम बात करें 1966 की। 1966 में ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी, मगर हर प्लेन्स में नहीं थी। अच्छा, तो बोले उनमें नहीं था। अच्छा, उसमें नहीं था। अच्छा, उस प्लेन में नहीं था, मगर ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी ज्यादातर बोइंग एयरक्राफ्ट में रहती थी। यार सुफियान, मैं रिसर्च कर रहा था, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। यस सॉरी, सो जस्ट टू कंफर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया फ्लाइट 101, yes correct, yes, in which Homi J. Bhabha was. yes, If we look at the aircraft type as per the investigation report, it is a Boeing 707. oh my god, must have black box, maybe, मतलब
बिकॉज मिल तो रहा नहीं है। हर बोइंग एयरक्राफ्ट में नहीं था। हाँ लेकिन हर बोइंग एयरक्राफ्ट में नहीं था, कन्वीनियंटली इसमें भी नहीं है। एक बात बता मुझे, मैं ये पूछता हूँ आपसे, इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स, इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जेनीवा जा रहे हैं, मालदीव घूमने नहीं जा रहा कोई वहां पर ना, जेनीवा जा रहे हैं साइन करने के लिए, बहुत बड़ी डील हो रही है वहां पर। आप उनको लंदन जा रहे, लंदन सॉरी आप उस प्लेन में बैठेंगे जो सबसे ज्यादा सेफ है भैया, क्योंकि दिमाग पूरे देश के सबसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, और आप नॉर्मल प्लेन में नहीं बैठ सकते ना। तो ये बोलना मैं तो नहीं मान सकता कि उसमें था ही नहीं। मेरा अलग बात है, बोल रहे हैं ना ये मत नहीं था ही। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से नहीं था यार, कागज तो बदल सकते, मतलब ब्लैक बॉक्स डाला ही गया था प्लेन्स में फॉर दिस सेम थिंग। एक और कैच मैं बताऊं क्या है, क्या साला 1950 में, हाँ ठीक है, एज पर माय रिसर्च, या ब्रदर, मॉन्ट ब्लैंक के उधर एक प्लेन जा रहा था, हाँ क्रैश कर जाता है, हाँ एयर इंडिया का प्लेन था। हाँ तो अगर जो लोग भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, या फिर आपने अगर नील डिग्रास टाइसन को सुना होगा, हाँ तो सारे एयर क्रैश को इन्वेस्टिगेट इतना थॉरली इसलिए किया जाता है कि एक बार हमें समझ आ जाए हाँ। कि कोई क्रैश क्यों हुआ, हम इमीडिएटली ले आते हैं प्रोटोकॉल्स। तो अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हम सब टेस्टिंग रैट्स हैं, ठीक है, जिन पे बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक बार ये गिरे तो अब जाने क्या हुआ था। हाँ ऐसा है। तो इस कदर फ्लाइंग को सेफ किया जाता है, समझ रहे हैं आप। तो अगर, और उस समय क्या हुआ था पता है, हाँ कम्युनिकेशन एरर। भाई उसमें तो मैं बोला कि वो रॉजर वाला मिला था, कम्युनिकेशन एरर तभी भी पाया गया, अच्छा तभी भी सेम प्रॉब्लम थी। 16 साल पहले एयर इंडिया का ये एयरक्राफ्ट जेनीवा लैंड करने वाला है, कम्युनिकेशन में पता चलता है कि बॉस आप क्रॉस कर गए हो, पता लगता है कि नहीं हुआ था क्रॉस, और हो जाता है क्रैश। मैं कभी नहीं जाऊंगा, हाँ मैं कभी नहीं जाऊंगा उस प्लेन में, जिस प्लेन में भी जो उस माँ का मैं नहीं जाऊंगा, यार पैसे भी नहीं इतने। तो लेकिन ये उस हिसाब से भी अलाइन नहीं करता है कि इवन विद जो हमारी हिस्ट्री है, आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि एक ही जगह पर एक ही स्पॉट, मतलब अगर आप देखेंगे जियो लोकेशन करेंगे इन दोनों क्रैश साइट्स को, लगभग सेम साइट है। कैसे आइडेंटिकल एरर होता है, आइडेंटिकल एक्सीडेंट होता है डिस्पाइट इट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो किताब में लिखा हुआ है कि बॉम्ब फटा था प्लेन के, किताब में लिखा है हाँ, कि प्लेन में बॉम्ब रखा था, बॉम्ब फटा और ऐसा बनाया गया कि भैया टकरा गया माउंटेन से, कोई सही से पुर्जे नहीं मिलते, आज तक सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है सही से। लोग क्लेम करते हैं जब बर्फ पिघलती है तो कुछ कुछ पार्ट मिल जाते हैं आज भी, लेकिन जो सच्चाई वो है कि हमने उस प्लेन में हमारे देश के उस समय के सबसे बड़े बुद्धिजीवी इंसान बैठे हुए। तो अब बात यह है कि यार चलो ठीक है, ये सब हमने कह दिया कि क्रैश किया जा सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, शायद अमेरिका इन्वॉल्व है, ये है वो है, मगर प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि ये बिल्कुल करवाया गया है। ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रही है, ऐसे कैसे पुर्जे नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कम्युनिकेशन एरर, जो कि देखो ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्या है कि जहाँ पर क्रैश हुआ है वो काफी हाइट पर है, हाँ ठीक है। अगर आपको वहां जाकर कोई चीजें कलेक्ट करनी है तो आपको सबसे पहले ट्रेन माउंटेनियर्स लगेंगे। हाँ। भाई आप इतनी हाइट पर हो, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम रहता है, आप वहां ज्यादा देर रुक नहीं सकते और इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते। तो शायद हम वहीं पे करवाएंगे ताकि ऐसा मिल ना सके, या फिर एक और जो है, आज तक जो लोग भी माउंट ब्लांक स्केल करते हैं उन्हें डेब्री मिलता है ना। इंडिया के डिप्लोमेटिक पेपर्स भी वहां पाए गए हैं, हाँ ये तो सील्ड, हाँ अच्छी तरीके से सील्ड, हाँ है ना। तो अगेन मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, मगर एक बात तय है दोस्त, एक बात जो तय है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डीक्लासिफाइड फाइल्स ऑफ CIA ने मल्टीपल रिपोर्ट्स जारी की थी इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। 1958 में उनकी एक रिपोर्ट है जो आपको ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1961 में भी उनकी एक फॉलो अप रिपोर्ट है, 1962 की भी है, 3 की भी है। मतलब उनकी नज़र तो थी इस चीज़ पर। साथ ही साथ जब अमेरिका को समझ आने लगा कि भाई एक और कम्युनिस्ट देश है जो कि मतलब हमारा प्लान बिगाड़ सकता है, तो एक्चुअली इंडिया ने हेल्प की थी CIA को चाइना पर नज़र रखने के लिए फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो CIA प्रेजेंस भी थी हमारी कंट्री में। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि खबर तो उन्हें लग गई थी। अगर खबर लग गई थी तो क्या वो इनसिक्योर फील कर रहे थे? हो सकता है, क्योंकि CIA ने कोवर्टली कई सारी जगहों पर कई सारे लीडर्स को हटाया है, कई सारे लोगों को मरवाया है, कई सारी क्राइसिस खड़ी की है मैन्युफैक्चर की, जो आज भी हो रहा है, जो आज भी हो रहा है, सेम पैटर्न हर कंट्री करती है। हाँ, हर कंट्री करती है। हाँ,
तो इसीलिए जो है ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि टाइमिंग इस कदर की है ना दोस्त कि आप, एक बंदा कहता है 1965 में जब उससे सवाल किया जाता है कि यार हमारा पड़ोसी देश जो हमसे पीछे था न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, वो काफी कामली और कॉन्फिडेंटली कहता है कि 18 महीने में हम बॉम्ब बना सकते हैं और उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो मर जाता है। दुनिया चाहे हमको अलग कर दे, हम अपने आप बना देंगे, इतनी काबिलियत है हमारे पास। तो वो और चीजें मतलब उनकी तो डेथ हो ही जाती है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि काफी मतलब नेहरू से थोड़े अलग थे ना, वो उनका टेक काफी अलग था, वो अग्रेसिव थे थोड़े। उन्होंने कहा कि यार अब हम नहीं देख सकते ना तमाशा, दुनिया में सीरियस डेथ हो जाती है। तो एक यार मेरा सिर्फ जो वीडियो के एंड में आते हैं, कंक्लूजन क्या है बताओ? मेरा सिर्फ ये है दोस्त कि तुमने कोई भी डिटेक्टिव मूवी देखी है? हाँ। उसमें हर डिटेक्टिव क्या एक डायलॉग मारता है? क्या? देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। यस, कोइंसिडेंस थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा है इधर पे, डांस हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली समथिंग सिनिस्टर वाज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। एट द सेम टाइम क्या पता, शायद हमारी देश की किस्मत ही खराब होगी, हो गया। नो, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। मैं मिथ बस्टर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भैया आई से विद फर्म वर्ड्स दैट इट वाज प्लान्ड, मगर भारत को होमी भाभा साहब ने और हमारे लीडरशिप्स ने और इन सब लोगों ने तैयार रखा था इस दिन के लिए। तो हम रुके नहीं, और आज हम तो खैर अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इस बार में वीडियो कर रहा हूँ, ये भी है। एक और वीडियो आने वाली है अर्जुन पांडे साहब के पेज पर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिस पे हमने जो 2 वीडियोस बनाई थी इसी के अराउंड, जब कि कैसे इंडिया को रोकना चाहता और क्या क्या था, तो उसके अराउंड उसका BTS दिखाएंगे। तो थोड़ी देर में जब तक शायद ये वीडियो डलेगी तो अर्जुन पांडे भाई के पेज में वो वीडियो आ जाएगी, तो जाके जरूर देखना, कोलैब वोलैब भी करेंगे। तो आप देखना वो कैसा मुश्किल से, वो आदमी इतना टैलेंटेड आदमी था, इतना ज्यादा हार्ड वर्क लगा देता है। मैं कभी कभी देखता हूँ बहुत जल्दी शूट होता है मेरा यार, हम लोग को शर्म आ जाती है कि अर्जुन भाई लोग इधर जल्दी ये एंगल लगा, ये एंगल लगा, क्या क्यों कैसे डन। अर्जुन भाई ऐसे ऐसे, मैं अर्जुन भाई मेरी सिलेक्शन हो गई है ऐसा दिखता है। तो वो भी वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो का कंक्लूजन मेरा ये है कि ये करवाया गया था। आपका क्या है? कुछ भी हो सकता है यार, देखो दोनों तरफ की बातें हैं। आई एम अनश्योर। देखो भाई, ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। भाई आजकल तो उस पर भी केस चल रहा है। तो खत्म करते हैं ये वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।